संपत्ति कानून में जो है वो संशोधन करने का सोच रही है। यानी अब जो नया कानून आएगा उसमें अब कुछ नए टर्म जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे, नए नियम जो है वहाँ पे जो कंडीशन है वो वहाँ पे अब ऐड हो जाएगा। तो अब जो आएगा यहाँ पे वो नया संपत्ति कानून जो है वो 2022 में आपको देखने को मिलेगा और इसमें जो है कुछ नियम अलग अलग हो जाएंगे। तो आज जो सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा संपत्ति कानून में जो संशोधन करने जा रही है उसमें नया क्या है, मतलब भारत सरकार के द्वारा जो संशोधन किया जा रहा है उसमें क्या नया आने वाला है और संपत्ति के हक जताने वाले को अब क्या सब नियम जो है लगाने जा रही है सरकार। देखिए पहले क्या था कि पहले बहुत ऐसे नियम जो है वहाँ पे जो है जोड़ा गया, जैसे एक तरह से बेटी को अधिकार दिया गया बेटे के बराबर, मतलब जितना अधिकार बेटा को मिलता था उतना ही बेटी को दे दिया गया। और बहुत सारे, अगर मान लेते हैं आपका पैतृक संपत्ति है या आपके पिता का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है या आपके नाना की संपत्ति है उसमें नाती का अधिकार हो तो या नतनी है तो उसका भी अधिकार हो, तो बहुत सारे जो है यहाँ पे नए नियम लाए गए। पिता अगर संपत्ति को बेच रहे हैं तो उस पे अगर किसी बेटे को मान लेते हैं आपत्ति है तो वो बेटा आपत्ति कैसे दर्ज कराए, किस तरीके से जो है, अगर हो सकता है कि बेटे को ऑब्जेक्शन हो, बेटा नहीं बेचना चाह रहा है, पिता बेचना चाह रहे हैं, लेकिन संपत्ति पिता खुद ने नहीं अर्जित की है, संपत्ति जो है पिता के द्वारा यानी वो पूर्वज से प्राप्त है, पिता को जो प्राप्त है वो पूर्वज से प्राप्त है। तो उस केस में अगर ऐसा है तो इसमें भी नियम लाए गए कि बेटा हो या बेटी हो या पत्नी हो, चाहे तो उस पे ऑब्जेक्शन जो है लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर मान लेते हैं कि नाना का संपत्ति है तो भी अगर चाहे तो नाती उसमें कि अगर नाती चाहे कि हमको भी शेयर मिले, हमको भी उसका हिस्सा मिले, या उनकी जो बेटी है वो उनकी शादी भी हो गई है, वो अपने ससुराल में रहती है, फिर भी अगर चाहे कि वो संपत्ति में शेयर लेना चाहती है, हिस्सा लेना चाहती है तो वो ले सकती है। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि जो माँ बाप हैं, अब जो मेन पॉइंट है उसको समझने का प्रयास करें कि जो माँ बाप हैं अब ये सब शेयर तो लेंगे, हिस्सा तो लेंगे, सबका अपना अधिकार की बात तो करेंगे, लेकिन देखभाल कौन करेगा? अब मोदी सरकार के द्वारा, है ना, यानी अब ये जो भी सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा अब जो है एक तरह से अब ये निर्णय लेने जा रही है सरकार, नियम में संशोधन करने जा रही है सरकार कि जो पुराने नियम है वो पुराना हो चुका है। उनका कहना है कि जो वो मौजूदा कानून है अब वो पुराना हो चुका है, अब इसमें संशोधन करने की जरूरत है। अब जो शेयर होल्ड यहां पर लेने के लिए आएगा वो बेटा आएगा, बेटी आएगी, है ना, नाती आएगा, नतनी आएगी, अच्छा ये सारे नहीं है तो भाई आएगा। तो अब यहां पे लेकिन उनका देखभाल कौन करेगा? गुजारा भत्ता उनको जो है, जो एक तरह से है, वो कहां से प्राप्त होगा? पहले जो नियम था, पहले नियम में अगर 10,000 तक गुजारा भत्ता, अगर मान लेते हैं कोई बेटा देखभाल नहीं कर रहा है, किसी पिता के द्वारा कंप्लेन किया गया तो वहां पे 10,000 रुपया, मतलब ये ऐसा नहीं कि 10,000 ही हो गया, अधिक से अधिक 10,000 था, कम से कम जो भी हो, लेकिन अधिक से अधिक 10,000 रुपया यहां पे देने का प्रावधान था। अब इसमें भी संशोधन करने जा रही है सरकार। अब इसमें जो है ये बेटे के इनकम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि बेटा का इनकम कितना, मान लेते हैं बेटा उतना कमा भी नहीं रहा है तो कहां से गुजारा भत्ता देगा? हाँ, लेकिन अगर बेटा उससे कहीं गुना ज्यादा कमा रहा है तो उससे ज्यादा भी गुजारा भत्ता देगा, या बेटी जो है उससे ज्यादा कमा रही है। तो अब यहाँ पे जो पिता है, जो माता है, पहले क्या था, गुजारा भत्ता के लिए किसके पास वो एक तरह से जो क्लेम करते थे पिता बेटे को, लेकिन अब बेटी को भी कर सकती है पिता, है ना, मतलब पिता जो है वो बेटी पर भी जो है वो क्लेम कर सकते हैं और माता जो है वो भी बेटी पे भी कर सकती है क्लेम। तो ये अब संशोधन होने जा रहा कि अब गुजारा भत्ता जो दिया जाएगा तो बेटा बेटी, मतलब जो भी उसमें हिस्सा लिया है ना,
संपत्ति जो उनके पास था और जो उसमें शेयरदार है, उत्तराधिकारी है, तो उसको वहां पे उन सब से पिता और माता के द्वारा जो है वो गुजारा भत्ता मांगा जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि कोई भी संपत्ति ना बेटा ले रहा है, ना बेटी ली है, नाती नाती कोई नहीं है, तो उस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी कानूनी तरीके से तो होगा, तो वो देखभाल अब उसको करना होगा। हो सकता है कि वो भाई ही हो या जो भी। अगर किसी मान लेते हैं किसी को कोई पिता जो है वो गोद ही लिए हुए हैं, एडॉप्ट किए हुए हैं दूसरा, ठीक है, तो उस केस में यानी जो भी है वो एक तरह से उसी संपत्ति का वारिस है, तो उससे भी गुजारा भत्ता का जो है मांग किया जा सकता है। देखिए ये तब होता है, ये नियम लगाने की जरूरत क्यों है वो आप समझ लीजिए कि बहुत ऐसे जो एक तरह से बेटे हैं, बेटी हैं, जो एक तरह पिता है, माँ है, माता है, तो उनको जो एक तरह से ऐसे ही बुढ़ापा में, देखिए समय सबका बदलता है और हर आदमी जो आज अभी है, वर्तमान में है, वो आने वाले समय में आप वैसा नहीं रहेंगे। लेकिन उस स्टेज में क्या होता है कि उनको छोड़ देने का काम करते हैं, ठीक है, पिता माता को छोड़ दिए, अब वो अपनी जिम्मेदारी मतलब अपना एक उनका जो टारगेट है अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे, लेकिन उस जिम्मेदारी को वो भूल जाते हैं और जो अपने आने वाले जनरेशन, अपने बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी को वो निभाने का काम करते हैं। अब एक समय ऐसा होता है कि जो एक तरह से माता है, पिता है, वो इस तरीके से लाचार हो जाते हैं कि जो उनका शरीर है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता है और लोगों को जो है एक तरह से अगर बात करें उस समय वो टाइम पीरियड जो होता है वो उनकी सेवा का होता है। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग जो है मतलब एक तरह से उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं या एक तरह से ऐसे ही छोड़ देते हैं, किसी तरह से उनकी जिंदगी चलती है। आज ये समाज में हो रहा है, इस बात को आप समझें। सरकार का हो सकता है कि ये कानून आपको अलग लगा होगा, थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन आज ये वर्तमान में हो रहा है, तो इसलिए ये कदम जो है वो सरकार का कहीं जो है कोई गड़बड़ी नहीं है और ये एक तरह से होना भी चाहिए कि अगर आप संपत्ति के हकदार हैं तो आपका जो फर्ज है वो भी आपको निभाना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि मान लेते हैं हर आदमी व्यक्ति का थिंकिंग अलग अलग है, आपकी सोच अलग अलग है, आपकी क्या सोच है और आपके साथ हो सकता है कि कुछ अलग भी हो। कभी कभी क्या होता है कि पिता के द्वारा भी एक तरह से गलत निर्णय ले लिया जाता है और जिनके चलते एक तरह से उनका जो आपसी पारिवारिक मन एक तरह से बोल सकते हैं उसको कि परिवार में जो नहीं समझते हैं कि जैसे बेटा है, दो बेटे हैं, एक बेटे के फेवर में ज़्यादा रहे, एक बेटे को संपत्ति देने का प्रयास करना या उनको ये करना, सपोर्ट करना, एक को नहीं करना, तो भेदभाव करना, ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी सही नहीं है। ये भी अगर होता है, इससे भी एक तरह से परिवार में मनमुटाव बढ़ता है और आने वाले समय में जब उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है तो कोई उनसे फ़ायदा उठा लिया, फिर उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ उस बात को आपके पास लाने का प्रयास कर रहे हैं जो समाज में हो रहा है, जो आप भी समाज में देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और जो आप ये सिर्फ समाज की बात नहीं, जो न्यायालय में भी मामले आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पिता का और बेटा का मामला सिर्फ गुजारे भत्ते के लिए न्यायालय में नहीं आता। अगर न्यायालय में नहीं आता तो फिर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर ये वृद्धा आश्रम में इतने लोग नहीं जाते, ठीक है, तो ये कानून लाने की जरूरत क्या? एक तरह से संपत्ति लेते हैं, पिता की संपत्ति हो, दादा की संपत्ति हो, अगर पूर्वज की संपत्ति लेते हैं या पिता की संपत्ति लेते हैं तो आपको वहां पे इनका देखभाल करना पड़ेगा। और अभी जो वर्तमान में नियम लगने जा रहा है उसमें आपको 6 माह का जो है जेल का भी प्रावधान है, ठीक है, 6 माह होगा, 6 माह का जेल का भी प्रावधान है अगर आप जो है इसका उल्लंघन करेंगे तो ये है नियम। और ये जो संपत्ति, नया संपत्ति कानून है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं? आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ऐसा आता है तो क्या ये सही तरीके से लागू होगा या नहीं होगा? तो इसमें आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद।